22 का बादशाह कौन? अब ये सबके मन में सवाल उठने लगा है जब से तारीखों का ऐलान हुआ है और अब दिन गिने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। यानी कि सिर्फ एक महीना बचा है चुनाव में। कोरोना का खतरा भी साथ में ही मंडरा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, चुनाव ज्यादा जरूरी है। राजनेताओं की सहमति है और चुनाव आयोग का फैसला है तो कुछ बेहतर ही सोचा गया होगा। कोरोना से बचाव के लिए रैलियां, रोड शो पर रोक लगा दी गई, यानी कि वर्चुअली संवाद किया जा रहा है। जनता से जुड़ा जा सकता है, यानी कि इस वर्चुअल संवाद के जरिए। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं, यह देखना बड़ा जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे में कितनी तैयार हैं कि वो वर्चुअली जुड़े। इसी बीच से कुछ सवाल भी उठकर सामने आ रहे हैं कि वर्चुअली रैलियां या फिर लोगों से जुड़ने की बात तो चुनाव आयोग ने कह दी है, लेकिन राजनीतिक दलों के पास कितने संसाधन इससे हैं, यह देखना जरूरी है। या फिर क्या हर राजनीतिक दल उतने संसाधनों को जुटा पाने में सक्षम है या नहीं है, या फिर हर जनता के पास, यानी कि उत्तर प्रदेश या जिन राज्यों में चुनाव है वहां हर जनता तक पहुंचने के लिए क्या उतने साधन जनता के पास भी है या नहीं है। ये अभी ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं कि आखिर कैसे अब चुनाव का प्रचार किया जाएगा। अभी फिलहाल 15 जनवरी तक ही ये रोक लगाई गई है। उसके बाद अगर स्थिति सामान्य होती है तो रोक हटा दी जाएगी, और अगर कोरोना के चलते स्थितियां उसी तरह से बिगड़ती चली गई, कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले गए, तो ये आगे तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सवाल उठाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों का एक तरफ तो यह कहना है कि वो हर तरह से तैयार है, वो वर्चुअली संवाद करने के लिए भी तैयार है और चुनाव प्रचार वो वर्चुअल तौर पर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन साथ ही वो ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि जिन राजनीतिक दलों के पास पूर्ण रूप से संसाधन नहीं है, उनके लिए आखिर चुनाव आयोग क्या रणनीति बनाता है, क्या नीति तैयार करता है, इसको समझना जरूरी होगा। या फिर जनता के पास तक भी कैसे पहुंचा जाएगा। अगर सोशल मीडिया के द्वारा भी जुड़ा जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया पर हो, तो उस तक अपनी बात राजनीतिक दल कैसे पहुंचाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं उनके पास यह एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर होगा कि वो अपने सवाल उनसे कर भी सकते हैं। अब हमारे साथ एके मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मिश्रा जी, अब ऐसे में चुनाव प्रचार वर्चुअली तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या हर राजनीतिक पार्टी के पास उतने संसाधन हैं, या फिर जनता क्या वर्चुअली जुड़ पाएगी। स्पेशली अगर सोशल मीडिया का बात किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया को मैनेज करना या अरेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी चीज है। बीजेपी इस चीज को 2014 से कर रही है और विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हो गई है सोसाइटी में। हर आदमी, हर छोटा बड़ा नेता, गली चौराहे के नेता से लेकर के मुखिया जो है पार्टी के, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पे। तो ये बोलना कि हमारे पास सोशल मीडिया का मैनेजमेंट नहीं है, ये हताशा दिखाता है, यानी कि युद्ध के पहले ही हथियार डाल देने वाली बात, या बच्चों की तरफ बहाने करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ ये है कुछ वो है, उस तरीके की चीजें होती हैं। और जो ये लोग नहीं कर पाएंगे, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको 24 घंटे और 365 डेज अगर इंडियन पॉलिटिक्स में बने रहना है तो 365 दिन लगातार चाक चौबंद होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये करते नहीं थे, अब 15 दिन बच गए हैं। अब 15 दिन में ये क्या करेंगे, ना रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, ना टीम बैठा पाएंगे, तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जी, आखिर वैसे अगर हम कोरोना की स्थिति को ना देखें, यानी कि कोरोना ना होता तो उसके बाद भी भौतिक तौर पर इस तरह से गैदरिंग करना और उसके बाद राजनीतिक सभाओं को, रैलियों को, रोड शो को करना, या फिर वर्चुअली जनता से जुड़ना, कौन सा ज्यादा फायदेमंद आज के समय में नजर आता है जिससे आसानी से जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। देखिए अगर हम माइनस कोरोना कर दें तो जो प्राथमिक होता है, सोर्स, ओरिजिन जो होता है किसी खबर का या इवेंट का या मैसेज का, वो भौतिक तौर तरीके से रैली करना, लोगों से मिलना, डोर टू डोर कन्विंसिंग करना, ये सारी चीजें होती हैं। वो प्राथमिक सोर्स होता है और उसी सोर्स को फिर डुप्लीकेट वे में रिप्लिकेट करके सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, इन सब पे दिखाया जाता है।
अगर प्राथमिक सोर्स ही रिप्लेस हो जाए और अब प्राथमिक सोर्स डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या न्यूज चैनल हो जाएगा, तो फर्क तो केवल प्राथमिक और सेकेंडरी वो है। जो चीज पहले प्राथमिक थी उस पर अब रोक लगा दिया गया है, जो चीज सेकेंडरी थी अब वो प्राथमिक बन जाएगी। और टेक्नोलॉजी, इंडिया में सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, वो प्रयोग करके कहीं न कहीं उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ए.के. मिश्रा जी, ऐसे में एक सवाल ये बड़ा जरूरी है, कोरोना है और ऐसे में चुनाव भी है, भले से ही रैलियां वर्चुअली कराई जा रही हों, लेकिन ये भी एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि फरवरी के महीने में पीक पर होगा कोरोना। ऐसे में मतदान करने तो लोग जाएंगे। देखिए, मैं इसमें जो है जनता के फेवर में बोलता हूँ। मैं तो ये भी बोलता हूँ जनता को कि भाई जिसको पद लेना है, जिसको मंत्री मिनिस्टर बनना है, वो भाग दौड़ करें, वो कोरोना का रिस्क लें। पब्लिक का या वोटर का काम केवल 15 मिनट का होता है जब ईवीएम पे उसको वोट देना होता है, तो उससे ज्यादा उसको एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि चुनाव भी बहुत जरूरी है, लोकतंत्र का पर्व है और भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको भी टाला नहीं जा सकता। क्या गारंटी है कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में या उसके बाद कोरोना नहीं आएगा? वेरिएंट तो हर हफ्ते नए नए आ रहे हैं, हर महीने नए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। पब्लिक और सरकार दोनों को उचित दूरी बना के रखें, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करते हुए, और मिनिमम टाइम के लिए इन्वायरमेंट या क्राउड से आप एक्सपोज्ड हो। टीके लग ही गए हैं लगभग सबको, बड़े लोगों को 18 साल के ऊपर से ज्यादा लोगों को टीके लग गए हैं, तो रिस्क बहुत मिनिमाइज हो गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये चीज करवाई जा सकती है। जी, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव को, पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर याद किया जाए, चुनाव आयोग ने तब भी बड़े दावे किए थे, अभी भी वही दावे चल रहे हैं। तब कितने खरे उतरे थे जो इस बार उम्मीद करनी है? देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको देखूं तो जहां 125 करोड़ 130 करोड़ और जनसंख्या है, इतना बड़ा जो है जनसंख्या है, और उन तक सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 100% की अगर बात की जाए तो कोई भी बॉडी, कोई भी सरकार की संस्था 100% जो है उसको 100% एक्यूरेट वे में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। ये सक्सेस हो सकता है सरकार और जनता जब दोनों सहयोग करें और जागरूक रहें, तो उस चीज में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से, सफल तरीके से इस चीज को हकीकत में जमीन पे उतारा जा सकता है। पास्ट और अभी प्रेजेंट की बात तो मैंने पास्ट के लिए भी बोल दी, और प्रेजेंट में भी सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट 1 साल 2 साल में इंडिया के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, स्पेशली कोरोना के लिए, जिसकी दवाइयां तो है नहीं, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज मैं नहीं देखता हूँ वहां पे होगा। तो सिचुएशन सेम रहेगी। बिल्कुल। ए.के. मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले इन आज की जो गतिविधियां रही और जिस तरह से वर्चुअली तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने अपने दावे किए हैं, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट देखिए। रैलियों, रोड शो पर लगा है चुनाव आयोग का ब्रेक। वर्चुअली चुनाव प्रचार कर सकते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक पार्टियां वर्चुअली कितनी हैं तैयार? चुनावी मौसम में ऐसे मिलेगा कोरोना से पार। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो, गड़ाकर सुनो। बीते रोज चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। चुनाव होगा, फिर सरकार बनने पर आपका विकास होगा। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो पर रोक लगा दी है। चुनावी प्रचार करने के लिए वर्चुअली माध्यम को अपनाना होगा, ये भी बता दिया गया। लेकिन अब कितने तैयार हैं राजनीतिक दल, ये जानना जरूरी है। प्रशिक्षण से पराक्रम के माध्यम से हमने 1800 से ज्यादा कैंप लगाकर 2 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, जिनको सोशल मीडिया का विशेष प्रशिक्षण दिया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ नए लोगों को जोड़ा गया है और सदस्यता अभियान चलाकर प्रत्येक विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम पिछले 2 साल से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेगी। डिजिटल माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद संपर्क के जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली। कांग्रेस का कहना है कि 2 साल पहले ही उसने कह दिया था कि वर्चुअली माध्यम पर जोर देना होगा और तभी उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। चुनाव आयोग को जब हमने सुझाव दिए कि बड़ी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, उसके 2 साल पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि वर्चुअली कैसे लोगों को जनसंपर्क करना और प्रभावी रूप से जनता के बीच में जाना है, और तमाम उन संसाधनों की बात के लिए मांग की है। समाजवादी पार्टी का कैडर, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता सभी बूथ पे, जमीन पे और कोविड के नियमों का पालन करते हुए जिस तरीके से जनता के बीच में जाना है वो जाने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग को ये दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। जितने भी दल हैं उनकी वर्चुअल रैली या सोशल मीडिया पे प्रचार करने की एक अच्छी खासी टीम है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी टीम है। और जो नए दल भी मैंने आप देखा और बीजेपी और सपा भी एकदम से तैयार है, बस इंतजार है आला कमान के आदेश का। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेगी। डिजिटल माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद संपर्क के जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार है। वर्चुअली रैली और वर्चुअली तमाम सारे चुनाव के संसाधनों को लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग से फंड से लेके और तमाम उन संसाधनों की बात के लिए मांग की है। समाजवादी पार्टी का कैडर, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। ऐसे में सपा की तरफ से एक सवाल उठाया गया, जिन राजनीतिक दल के पास संसाधनों की कमी होगी उनके लिए चुनाव आयोग की रणनीति क्या होगी। देखिए, वर्चुअल कैंपेन एक चुनौती है, और चुनौती इस लिहाज से है कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, खासतौर से फेसबुक और गूगल पे, तो उनके सामने चुनौती है कि उन तक प्रचार आखिर कैसे पहुंचे। वर्चुअल माध्यम सही है, लेकिन इसमें समस्या कहां आ सकती है और राजनीतिक दलों को क्या परेशानी देखनी पड़ सकती है कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं उन तक ये दल कैसे पहुंचेंगे, और जो छोटे दल हैं उनके पास बहुत बड़ा तंत्र नहीं सोशल मीडिया का, तो वो आखिर प्रचार कैसे करेंगे। ये चुनौती है। उसका उपाय ये हो सकता है कि रेडियो और टीवी पे सबको बराबर प्रचार का मौका मिले, तो मुझको लगता है कि ये एक रास्ता निकल सकता है। अब इन समस्याओं से पार कैसे पाएंगे देखना होगा, और चुनाव होगा। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। मन के भीतर से सवालों का ज्वार भाटा फूट रहा है। सवाल ये कि बढ़ते कोरोना के खतरे को क्या वर्चुअली माध्यम से रोका जा सकता है। मतदान के दौरान आखिर कैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। वो भी तब जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो और कोरोना में सबसे आगे उत्तर प्रदेश खड़ा हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 18,000 से अधिक एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे में सामने आने वाले संक्रमितों की संख्या 6,000 के आंकड़े को पार कर गई। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हमने देखे थे, जो धराशाही थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब राजनेताओं ने अपने विवेक से सहमति और चुनाव आयोग ने अपने मस्तिष्क से फैसला चुनाव कराने का कर ही लिया, तो बेहतर सोचकर ही किया होगा। ऐसा सोचकर मन को आप भी संतुष्टि दीजिए। वैसे भी कोरोना तो अब हर साल आता है और चुनाव मतलब लोकतंत्र का महोत्सव 5 साल में एक बार। बात की गहनता को समझिए। अब ऐसे में कोरोना के लिए चुनाव को स्थगित करना शायद उचित नहीं, क्या समझे। वैसे भी अगर चुनाव नहीं होगा
तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार नहीं बनी तो विकास कैसे होगा? वही विकास जो भाषणों वादों में हो रहा है। जमीन पर आप जैसे हैं वैसे ही खुश रहिए। तो एक बार और तैयार हो जाइए नए कपड़े पहनकर, चुनाव है। सरकार बनने के बाद आपका विकास होगा वैसे ही जैसे अब तक होता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कितने तैयार है राजनीतिक दल? और चुनाव बड़ा जरूरी है। कोरोना तो हर साल आता है, चुनाव 5 बार में एक बार आता है। एके मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल वही चल रहा था कि आखिर राजनीतिक दल तो जितने तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं? अगर राजनीतिक दल तैयार हैं तो जनता भी तैयार है। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया कि जनता का रोल केवल क्यू में खड़ा होके और 15 से 20 मिनट का है कि वहां जाकर के बटन दबाए कि किस पार्टी को उसको जो है वोट देना है। इससे ज्यादा जो है कोई और जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी सलाह मानी जाए तो मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करूंगा जनता को कि मोटरसाइकिल रैलियों में जाए, आप कहीं पे भी जाएं। वर्चुअल माध्यम से सारे नेता के विचार, उनके मुद्दों को, उनके एजेंडा को, किसने क्या बोला, क्या आरोप प्रत्यारोप हुआ, आप घर में लगातार, जनता इस चीज के लिए अभ्यस्त हो चुकी है। टीवी के माध्यम से ही होता है, हर जगह जनता नहीं पहुंचती है। मान लीजिए किसी नेता का, प्रधानमंत्री जी की रैली साउथ इंडिया में है तो यूपी की जनता वहां थोड़ी पहुंच पाती है। वो तो सूचना तंत्र के माध्यम से ही, टीवी, सोशल मीडिया के थ्रू उसको जान पाते हैं। और बहुत क्लोज जो है एक्सपीरियंस होता है। एके मिश्रा जी, बिहार के चुनाव को बड़े नजदीक से मैंने देखा। जब चुनाव थे तो तब भी तमाम बातें ये की गई थी कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजर रखा जाएगा, मास्क लगाया जाएगा। लेकिन जब रियलिटी चेक के लिए हम लोग निकले तो एक भी जगह पर गाइडलाइन का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। और इस बार जब पीक पर होगा तब हालात क्या होंगे? इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। हालात 130 करोड़ की जनसंख्या, और अमेरिका वगैरह देखिए, इटली वगैरह, जहां मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली कोरोना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड चीजें दिखेंगी। 2-4 चीजें जरूर इम्प्रूव्ड हुई हैं, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह हो गया, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन गई हैं कोरोना से, जो इन्फेक्टेड हुए और सर्वाइव हुई। ये एक नेचुरल बेनिफिट है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आप तो दीपो भव, अगर आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं तभी सरकार भी आपकी मदद करती है और दूसरी एजेंसी से सुख साधन भी आप ही की मदद करते हैं। एक लेवल के बाद तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है। दोनों चीजों को एक साथ रखना पड़ेगा। हमें व्यक्तिगत तौर पर भी मजबूत होना होगा और जिम्मेदार, और सरकार को भी। सरकार और एजेंसी जो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जान आपकी है और आप जो है मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से बिहेव करें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ये बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। देखिए, होता इसलिए नहीं है, उसके पीछे एक बहुत दुखदाई चीज है हमारे देश में। हम लोग इतने पुरुषार्थहीन हो गए हैं कि हर चीज के लिए हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। एक मास्क लगाना, अगर मास्क नहीं है तो गमछे तौलिए से मुंह को पोंछ के रखना और 2 बार हाथ को धोना। अब क्या इसके लिए हॉस्पिटल का या डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर आकर के आपको मास्क लगाएगा सुबह ऑफिस जाते हुए? तो जनता कम से कम एक मास्क तो लगा ही सकते हैं। हर चीज के लिए सरकार पे ओवर डिपेंडेंट हो जाना, कोई मंत्री आके मुझे मास्क पहनाएगा, कोई मंत्री आके हाथ से जग से पानी गिराएगा तब मैं साबुन से हाथ धोऊंगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी भी, जिस हिसाब से हम लोग हमेशा ही बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन मिश्रा जी मुझे एक बात याद आ रही है। कक्षा 11 में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में, भारतवर्ष। भारतेंदु जी ने उसे लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम रेल के डिब्बे हैं, हमें एक इंजन की जरूरत होती है। इंजन के साथ साथ हम चलते हैं। हमें जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तब तक हम मान ही नहीं सकते उस बात को। हमें जब तक कोई डंडा हमारे सर पर ना रख दे तब तक हम उन बातों को मान ही नहीं सकते। नहीं, तो इन बातों को भी हमें स्वीकार करना होगा। नहीं, हम जबरदस्ती नहीं स्वीकार करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सामने मेरी कोई विसात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उनके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूँ और उनकी आत्मा जहाँ भी स्वर्ग में होगी मैं पहले माफी मांग लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम रेल के डिब्बे हैं। आप ये देखिए, वेदों में एक चीज बोली गई है, आप्त दीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो जो है। हाँ, तो ये चीज है। तो ये चीज है, यहाँ पे हर आदमी अपने आप में रेल का इंजन है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है यहाँ पर जो है डिब्बा है और उसको रेल का इंजन चाहिए।
अगर ऐसा रहा होता ना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, रामकृष्ण कौन से रेल के डिब्बे के पीछे थे, विवेकानंद कौन से रेल के डिब्बे पीछे उनके लिए इंजन लगा था। वो खुद इंजन बुद्ध थे, के वो लिए- खुद इंजन थे, लेकिन उनके पीछे जो लोग थे वो डिब्बे हैं। हर आदमी देखिए, आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा यानी कि जीव मात्र अपने आप में परमात्मा का स्वरूप है, और सबसे बड़ा रेल का इंजन परमात्मा है, उसी के अंश आप हैं। और ज्ञान और इन सब चीजों में हम लोग बहुत सहज हैं, बहुत रिच रहे हैं। तो आप एटलीस्ट ये मत बोलिए जनता को कि हमें एक इंजन की जरूरत होती है। मैं बोल नहीं रहा हूँ एके मिश्रा जी, मैं बोल नहीं रहा हूँ। इसीलिए मैंने क्षमा मांगा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत को स्वीकार करना जानता हूँ। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, जो यात्री होंगे वो वहीं पर गंदगी, कूड़ा करकट फेंकते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद वही इंसान सफाई करता हुआ नजर आता है, वही डस्टबिन ढूंढता हुआ नजर आता है। तो हमें नियमों की जरूरत है और सख्त होने की जरूरत है, देखिए, ये मानना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा से बोला है, 70 सालों का इतिहास आजादी के बाद का आप उठा के देख लीजिए, कोई भी गलत चीज जो है रुकी नहीं है, चाहे करप्शन हो, चाहे जो हो, गरीबी हो, जो चीजें हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जब से हमने आत्म दीपो भाव का जो है सिद्धांत छोड़ दिया है, और इसीलिए मैंने बोला कि हम बड़े पुरुषार्थहीन हो गए हैं, हम बड़े वीरहीन हो गए हैं। आर्य वंशज भारतवासी बड़े पुरुषार्थी थे, और जिसको आप बोल रहे हैं ना कि डंडे के दम पे नियम और कानून का पालन करवाया जाए, उसको हम लोग जो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते थे। और एक समय था जबकि हर आदमी इतना आत्मनियंत्रित होता था कि कहीं कूड़ा करकट, इंडिया में तो पुलिस भी नहीं होती थी साहब। मैं आपको बताऊं, आप मुगलों के पहले आप देखिए तो इंडिया में पुलिस नहीं होती थी। डंडे के यहाँ पे हर आदमी को राजा के बराबर का अधिकार था, और हर आदमी, आपने और भी हिंदी की कहानियां पढ़ी होंगी, मुंशी प्रेमचंद्र और इन सब की, पंचायत से रिलेटेड भी कहानियां हैं, पंच परमेश्वर। वहां पे कौन सा इंजन, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जज और कचहरी बैठी हुई थी, लेकिन न्याय हुआ था ना उस चीज में भी। तो आप दीपो भव का जो सिद्धांत है, हर भारतवासी, मुझे गर्व है, हर भारतवासी यहाँ पे अपने आप में एक रेल का इंजन है, जो अपने पीछे पूरी दुनिया को जो है ढोने की कुव्वत रखता है। इसीलिए मैंने बोला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। पहले मुझे उनकी पूरे आत्मा से जो है क्षमा मांग लेने दीजिए, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन एके मिश्रा जी देखिए, ये इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक चीजें नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखने लगे तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप इसकी बात करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कितनी चीजों पे हमें सामने आना पड़ा, कितनी चीजों को लेकर नियम बनाने पड़े, और लोग अभी भी नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि जरूरत है उन्हें खींचने की, उन्हें बताने की, उन्हें वहां तक लाने की। नहीं, ऐसा नहीं है। दो चीजें हैं, नहीं लगवा रहे हैं वो दूसरी चीज है। कुछ लोग हैं बोलते हैं, वो हमेशा ना बोलते हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, हम पोलियो का टीका नहीं लगवाएंगे, हम कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। और रही बात, जो एक चीज मैंने शुरू में बोली, 130 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट करना अपने आप में चैलेंज है। हालांकि दिल्ली और गांव में, मुझे मेरे अपने गांव से भी मैसेज आते रहते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन के कैंपेन्स और कैंप लगातार चलते रहते हैं। इंटरवल पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी को सूचना मिल जाती है। आप अगर, आप तो दीपोभव में फिर से बोलूंगा, आप अगर इतना भी नहीं करेंगे कि घर से निकल करके सेंटर तक चले जाए, फ्री में वैक्सीन लग रही है, मैंने लगवाया था, इतनी गजब की फैसिलिटी थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बारात में गए हो दामाद बन के, उस तरीके से स्वागत हो रहा था कोरोना वैक्सीन। चेयर्स अलग से थे, फैन अलग से थे, जूस पीने के लिए अलग से थे। लेकिन एके मिश्रा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे मतदान के समय पर, अगर कोरोना पीक पर होता है तो? क्या हम उस भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे, या उन सारी नीतियों का, उन गाइडलाइंस का पालन कर पाएंगे बेहतर से? सिस्टम और पब्लिक अगर चाह लेगी तो हर चीज यहाँ पे हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब उसी पब्लिक में से एक ग्रुप निकल जाएगा जो बोलेगा हम अनशन पे बैठेंगे जी। आपने देखा ना, 1 साल 1.5 साल तक लगातार इंडिया में अनशन होते रहे। तो ऐसे लोगों को कौन समझा पाएगा? ना मीडिया समझा पाई, ना मैं समझा पाया, और इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं समझा पाए। तो एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप। मैं ये नहीं बोलता हूँ 130 करोड़ जनसंख्या में कोई गलत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुशासन को तोड़ना, कोऑपरेट नहीं करना, एजेंसियों को, सिस्टम को, नियम को, वो उसी चीज को आजादी मानते हैं। तो उनके लिए क्या कमेंट मैं दे सकता हूँ सर?
हाँ, नहीं तो मेरा सवाल यही है कि हम कैसे उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये चीजें फिर डराती हैं या नहीं डराती हैं? मैंने बहुत पहले बोल दिया है ना, आत्म दीपो भव 3 अक्षर का एक मंत्र है जो जनता को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। वही चीज तो आत्म दीपो भव हमारे मनीषियों ने हजारों साल पहले बोला था कि अपना प्रकाश खुद बनो, खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहो, खुद जो है दूसरों को सुधारने से पहले, दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करो, दूसरों को मजबूत करने के पहले अपना, दूसरों का बचाव करने के पहले अपना बचाव करिए। जी बिल्कुल। क्योंकि लेकिन समस्याएं सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि अगर आप इस गाइडलाइन के या फिर इन तारीखों के ऐलान से पहले के समय को देखेंगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने रैलियां की हैं, कोरोना तब भी बढ़ रहा था, कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। तो इसलिए ऐसे सवाल बनते हैं। शुक्रिया ए.के. मिश्रा जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और लेकिन हमें खुद को तो जिम्मेदार होना ही होगा और ऐसे में इस बात को सुनिश्चित भी करना होगा कि चुनाव कोरोना के बीच में हो रहा है, कोरोना के दौरान हो रहा है। तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा खुद की जिम्मेदारी तय करते हुए कि हमें सुरक्षित तौर पर कराना है ये चुनाव। हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है, हमें दूरी बनाकर रखनी है, हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, क्योंकि सरकार चुननी है आपको अपने विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।